मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है और ये कौन कौन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है क्योंकि प्लांट के पास होता है क्लोरोफिल। तो अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्लोरोफिल होता क्या है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उसमें क्या रिएक्शन होता है और उसमें हमें क्या एंड प्रोडक्ट मिलता है। तो इस सब चीज़ों को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है लाइट। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो कंडीशन है वो है लाइट होगी। फिर उसके बाद जो ग्रीन प्लांट्स होंगे उनके पास क्लोरोफिल होगी और साथ में हमें क्या दो चीज़ें और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब ये चारों चीज़ें एक साथ होंगी तो एक केमिकल रिएक्शन होगा। उस केमिकल रिएक्शन में हमें ग्लूकोज मिलेगा, वाटर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट का फूड होता है, यानी कि प्लांट ने अपना फूड बनाया किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट बनाया और यही कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट के फूड का काम करेगा। अब हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें आता है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप इस चीज़ से समझ सकते हो। तो अब हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्लोरोफिल होता कहाँ है, कहाँ पर ये क्लोरोफिल होता है और ये कहाँ पर ये क्लोरोफिल होता है और इसमें क्या क्या रिएक्शन होते हैं। क्लोरोफिल के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल जानने के लिए हम जाएंगे हमारे एक छोटे से प्लांट पर, जहाँ पर ये प्लांट का स्टेम है और ये प्लांट की एक लीफ है। तो प्लांट की लीफ पर सनलाइट पड़ रही है, यहाँ से प्लांट को वाटर मिल रहा है। और अगर हम प्लांट की लीफ को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमें दो लेयर के बीच में, यानी दो लेयर के बीच में एक ग्रीन पिगमेंट मिलता है, यानी ग्रीन कलर का पूरा ऐसे एक हमारे को स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो जो ऊपर वाली लेयर्स होती है प्लांट की, जो अपर पार्ट वाली, जैसे लीफ है तो लीफ के जो अपर पार्ट वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है बेसिकली एक हो गया हमारे पास अपर एपिडर्मिस और नीचे वाला हो गया हमारे पास एक लोअर एपिडर्मिस। अब हम बात करते हैं कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में हमारे पास क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट के जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे ये क्यूबॉइडल शेप में छोटे छोटे जो क्यूबॉइडल शेप में हमारे पास क्या होते हैं प्रेजेंट? क्लोरोप्लास्ट। और ये ग्रीन कलर के जो ओवल शेप के होते हैं, कुछ कर्वेचर शेप के होते हैं, तो ये भी क्लोरोप्लास्ट ही होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो हम बात करेंगे क्यूबॉइडल टाइप के क्लोरोप्लास्ट की। तो क्यूबॉइडल टाइप की क्लोरोप्लास्ट की बात करने से पहले एक बार हम बात करना चाहेंगे स्टोमेटल पोर की। तो स्टोमेटल पोर जो प्रेजेंट होता है, जैसे अपर एपिडर्मिस और एक नीचे हमारे पास क्या है? एक लोअर एपिडर्मिस। ये लोअर एपिडर्मिस जो है, इस लोअर एपिडर्मिस में एक होता है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की लाइफ में, क्योंकि जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी जो जितनी भी गैस होती है प्लांट में जो एंटर करती है और जो बाहर जाती है लीफ के थ्रू, वो कहाँ से जाएगी? स्टोमेटल पोर से। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच एरिया और इन विच पार्ट ऑफ द लीफ द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, यानी किस पार्ट में लीफ के गैसियस एक्सचेंज होता है, तो आपका आंसर होगा द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस
इन द लोअर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस स्टोमेटल पोर्स। तो लोअर पार्ट एपिडर्मिस के जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं उसमें आपके गैसेस एक्सचेंज होती है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इन विच एरिया द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, तो आपका आंसर होगा स्टोमेटल पोर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, या फिर स्टोमेटा भी इसको आप बोल सकते हो, स्टोमा भी बोल सकते हो, अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग नाम दिए। ठीक है, अब आता है कि यहाँ से हमारी गैसेस जाएंगी और ये गैस कहाँ पर मिलेंगी, क्लोरोप्लास्ट को मिलेंगी। वाटर ऑलरेडी मिल ही रहा है, सनलाइट इस पर गिरेंगी, तो इसके बाद इसमें फोटोसिंथेसिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में जब हमें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एक मिलता है ग्रैनम। तो ग्रैनम के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट भरा हुआ है यही क्लोरोफिल होता है। तो ग्रैनम एनक्लोज्ड करके रखता है किसको, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को, और इसी क्लोरोफिल में जो हमारे रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो परफॉर्म होते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट पार्ट जो आता है इसी क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में दूसरा पार्ट है इसका स्टोरमा। स्टोरमा क्या होता है, फ्लूइड होता है, बेसिकली फ्लूइड होता है, पानी जैसा होता है, जो कि इस पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ होता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन जो है व्हाइट कलर के जो एंक्लोज पार्ट दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये स्टार्च ग्रेन होते हैं। स्टार्च ग्रेन क्या करते हैं कि जो स्टार्च होता है प्लांट में उसको एक एंक्लोज्ड फॉर्म में, मतलब एक पैकेट की फॉर्म में क्लोज करके रखते हैं। दूसरा आता है क्लोरोप्लास्ट में ही एक इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वो इनर मेम्ब्रेन होती है, उससे नेक्स्ट पार्ट होता है आउटर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको पता चल गया कि क्लोरोफिल कहाँ होती है और रिएक्शन कहाँ पर होते हैं, लेकिन इसमें दो पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रैनम, जिसको हम ग्रैना भी बोल देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट होता है स्टोरमा। स्टोरमा यानी जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जो पानी भरा होता है। बेसिकली हम उसको पानी नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं फ्लूइड, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है। तो अब ये दो पार्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस में जो स्टेप्स होते हैं बेसिकली 3 स्टेप्स होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, सबसे पहले सनलाइट पड़ेगी। सनलाइट कहाँ पर पड़ेगी, लीफ पर पड़ेगी। लीफ पर पड़ेगी तो कहाँ पर पड़ेगी, क्लोरोफिल में पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या फिर लाइट बाय द क्लोरोफिल। तब जब क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट से कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी कैच कर लेगा, एक तरह से मैं बोलूँगा कैच कर लेगा। वो एनर्जी जब वो कैच कर लेगा तो उस कैच एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगी, उस लाइट एनर्जी को वो कुछ ना कुछ उसके अंदर, जब हमारे पास हम कोई भी एनर्जी स्टोर करते हैं, कोई भी एनर्जी कैच करते हैं, तो एक डेफिनेटली वो क्या करता है, जो क्लोरोफिल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है जो क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो उस एनर्जी से एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो एंजाइम क्या करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। वो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जब वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तब हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे प्रोसीड करता है। लेकिन उसी के साथ एक साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस और चल रहा होता है। वो क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन आयन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस में क्या होता है कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब एक तरफ तो हमारा क्या चल रहा है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन चल रहा है, और दूसरी तरफ हमारा क्या चल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन चल रहा है। किसमें, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, हाइड्रोजन आयंस में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, और उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी लिखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोलाइसिस क्या होता है, तो फोटोलाइसिस आप लिखोगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन आयंस एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो साइमल्टेनियसली हमारे पास ये हमारे पास दो प्रोसेस हुए। फर्स्ट प्रोसेस ये हुआ, सेकंड प्रोसेस ये हुआ। तो हमारे फोटोसिंथेसिस के 2 प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।
तो इन दोनों प्रोसेस को कंबाइन करके अगर हम बोलते हैं तो उसे बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए भैया लाइट रिएक्शन क्या होता है, तो आप फर्स्ट और सेकंड लिख दोगे। फोटोलाइसिस भी लाइट रिएक्शन का ही पार्ट होता है, तो वो आप उसमें लिख दोगे। तो ये दोनों चीजें मिल करके क्या बनाती है? लाइट रिएक्शन। अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा कि लाइट रिएक्शन साइट, लाइट रिएक्शन होता कहाँ पर है? अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, लाइट वेयर इज द लाइट रिएक्शन साइट, तो आप बोलोगे ग्रैनम में, और उसको ब्रैकेट में लिख देना क्लोरोफिल, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रैनम में लाइट रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि लाइट रिएक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि लाइट जहाँ पर होगी वहाँ पर क्लोरोफिल होना चाहिए। तो लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहाँ पर लाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी लाइट रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होंगे तो वो उनको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन जो होते हैं ये फर्स्ट और सेकंड, इनको कंबाइन करके हम लाइट रिएक्शन ही बोलते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप जो होगी वो एक तरह से हमारा लाइट रिएक्शन ही होगी। और ये लाइट रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? ग्रैनम में। तो इसलिए जो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगा हमारा आंसर होगा ग्रैनम। ब्रैकेट में आप क्लोरोफिल भी लिख सकते हो, क्योंकि ग्रैनम ही है जो क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है। अब आता है हमारे फोटोसिंथेसिस का थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन, अगर ये ऊपर के दो रिएक्शन हो जाते हैं तो थर्ड रिएक्शन हमारा होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। तो इसलिए हम एग्जाम में लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों स्टेप पूरे हो जाएंगे और लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है? ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्लांट का फूड होगा। ये क्या होगा? प्लांट का फूड होगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो थर्ड रिएक्शन है उसको कई बार हम डार्क रिएक्शन भी बोल देते हैं। इस रिएक्शन को हम थर्ड रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके लिए लाइट का होना कंपलसरी नहीं है। अगर लाइट होगी तो भी ठीक है, अगर लाइट नहीं होगी तो भी ठीक है। तो प्लांट क्या करता है? अपना जितना भी इंपॉर्टेंट वर्क होता है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और मॉलिक्यूलर फोटोलाइसिस, जितने भी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, वो सभी डे टाइम में कंप्लीट कर लेता है। जो ये डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदलती है? कार्बोहाइड्रेट में। तो इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि ये इसके लिए लाइट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डार्क रिएक्शन होता क्या? डार्क रिएक्शन साइट। तो डार्क रिएक्शन जो होगा वो कहाँ पर होगा? स्टोरमा में। और स्टोरमा क्या होता है? फ्लूइड होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो डार्क रिएक्शन हो, मतलब जो लाइट रिएक्शन हुआ वो तो क्लोरोफिल में हो गया, और जो डार्क रिएक्शन हो रहा है वो बाकी बचे फ्लूइड में हो रहा है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा ही इसमें क्रिटिकल ये पॉइंट है। अब आता है कि जो हमारे पास मान लीजिए, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि सपोज कीजिए प्लांट ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन उसको ग्लूकोज उसने जितना उसको यूज़ करना था, प्लांट ने ग्लूकोज यूज़ कर लिया। अब जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस तो चलता रहेगा डे टाइम में, तो बाकी बचा हुआ ग्लूकोज वो कहाँ ले जाएगा? तो बाकी बचे हुए ग्लूकोज को प्लांट क्या करेगा? बाकी बचे हुए ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा? स्टार्च में। तो प्लांट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या होगी कि जो एक्सेस ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च में। अब क्या हुआ कि 2-3 दिन तक सनलाइट नहीं आई, मान लीजिए 2-3 दिन तक सनलाइट नहीं आई, तो प्लांट रिवर्स प्रोसेस करेगा। रिवर्स प्रोसेस में क्या करेगा? वो स्टार्च को फिर दोबारा से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा ग्लूकोज में। तो इस तरह से प्लांट को कंटिन्यूस ग्लूकोज की सप्लाई मिलती रहती है, चाहे 1-2 दिन उसमें बीच में गैप आ जाए या फिर कंटिन्यूस उसमें बारिश हो जाए, तो उसमें भी प्लांट को अपना फूड सप्लाई मिलती रहती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट ने ग्लूकोज को स्टार्च में तो कन्वर्ट कर लिया, अब वो स्टोर कहाँ करेगा इस स्टार्च को? तो वो इस स्टार्च को कहाँ स्टोर करता है? स्टार्च ग्रेन में। और स्टार्च ग्रेन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि प्लांट ने फूड बनाया कहाँ पर?
लीव्स के अंदर, और लीव्स के अंदर ही स्टोर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीव्स जो है प्लांट की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। लीव्स बिना प्लांट कुछ नहीं है। क्योंकि लीव्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस हुई, और वहीं पर ही जो एक्सेस फूड था वहीं पर ही प्लांट ने स्टोर कर दिया। किस फॉर्म में, स्टार्च ग्रेन में। तो स्टार्च ग्रेन क्या होती है, एक तरह से फूड पैकेट्स होती है प्लांट का जो वो स्टोर कर देता है, और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं सब चीज़ें, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लीव्स में होता है। और ग्रीन लीव्स इसलिए प्लांट का मेन जो प्रोसेस है, ये ग्रीन लीव्स का सारा मतलब जो भी मेन प्रोसेस है प्लांट का वो कहाँ पर होता है, ग्रीन लीव्स में। तो इसी के साथ जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन वाइज अगर मैं डिस्कस करूं तो क्वेश्चन वाइज क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, उसका रिएक्शन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन और रिएक्शन लिख सकते हो। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, फिर आपको ये 3 स्टेप्स जो है फोटोसिंथेसिस की आपको लिखनी पड़ सकती है। फिर आपसे अगर 5 नंबर में आता है तो आपको पूरा डायग्राम डेफिनेशन प्लस ये 3 स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस आती रहें, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।